इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, लाइव लिखा हुआ आ जाएगा, है ना? ठीक है, ठीक है। चैट स्टार्ट हो गया। 3 लोग आ गए। हम यहाँ से कैमरे से आउट, अच्छा कैमरा यहाँ होने की वजह से इधर आती है स्क्रीन। हेलो, मैं यहाँ आ गई ना क्लास में तो 6:30 बजे। हाँ ठीक है, 7 o'clock आती हूँ घर पे ना। ओके, आवाज आ रही है? स्टार्ट हो गया क्या? ओके 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 ओके। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास स्टार्ट करें? आई थिंक अभी सब लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, थोड़ा फास्ट ज्वाइन हो जाइए। विद इन 2 मिनट्स 5 मिनट्स हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो ओके है? ओके, हम लोग 2 मिनट्स वेट करते हैं, अभी ज्वाइन हो जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? आर यू रेडी? ओके, हमने 20 क्वेश्चंस तक कर लिया था। अब हम नेक्स्ट करते हैं 21st क्वेश्चन। चलिए चलेगा इसमें। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग मेडिसिन्स: Merxol, Coffea cruda, Plantego, Bismuth. Which of the above medicines are applicable in the case of toothache ameliorated by holding ice cold water inside the mouth? इसमें देखिए क्वेश्चन इन्होंने खुद ने भी आंसर में दे दिए। एक्चुअली हमें इसमें आंसर थोड़ा सा सही नहीं आया है, तो मैं आपको बता देती हूँ इसका क्या होता है। जब केस टूथेक एमेल्योरेटेड बाय द होल्डिंग ऑफ आइस वाटर, है ना, आइस कोल्ड वाटर जब होता है ना मुंह में, तो उसकी वजह से उसको रिलीफ मिलता है। मतलब उसके अंदर कितना हॉट होता है, मतलब उसमें हीट बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा गर्म लगता है उसको कि उसको ठंडा पानी पीने से रिलीफ मिलता है। तो उसके लिए सिर्फ 2 मेडिसिन है, एक कॉफी क्रूडा और एक है बिस्मिथ। ये 2 मेडिसिन हैं जो कि है ना अपने इसमें आती हैं। अब हमारे पास में अगर हम आंसर की बात करें तो सेकंड और फोर्थ ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो अगर हमारे पास में ये आ जाता है तो हम इसका आंसर कोई भी नहीं कर पाएंगे और नन ऑफ देम आएगा इसमें। और वैसे जो करेक्ट आंसर है कॉफी क्रूडा है, बिस्मिथ है। तो अगर हम इसका देखते हैं तो सेकंड है बट इसमें फर्स्ट आ रहा है, ये नहीं होगा। थर्ड है वो है नहीं। फोर्थ है बट फर्स्ट साथ में आ गया। मोस्ट प्रोबेबली हम इसको कवर कर सकते हैं, बाकी वैसे ये कवर नहीं होगा। ये क्वेश्चंस, ये ऑप्शन सारे ही रॉन्ग है, क्योंकि इसका आंसर है कॉफी क्रूडा और बिस्मिथ। क्योंकि मर्क्सॉल जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि इसमें हॉट से रिलीफ मिलता है इसको, ठीक है, क्योंकि चिली रेमेडी है तो इसको हॉट से रिलीफ मिलता है। और प्लेंटेगो जो है उसको क्या होता है, चबाने से आराम मिलता है। जैसे कि जब वो दांतों को चबाएगा ना, ऐसे करेगा तो उसको फिर रिलीफ मिलता है, कुछ भी खाना खाने से या फिर चबाएगा तो उसको रिलीफ मिलता है। तो इसलिए अपना जो आंसर है वो है इसमें सेकंड और फोर्थ, जो कि अपने पास में ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं, बाकी मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। मर्क्सॉल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चिली रेमेडी है, सिंपल सिंपल। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो होती है कि इसको हॉट से रिलीफ मिलता है मर्क्सॉल को, क्योंकि चिली रेमेडी है ये, ठीक है। टूथेक, पल्सेशंस, ईटिंग
tearing, lacerating, shooting into the face and ear, aggravate in damp weather and evening air, warmth of bed from the cold and warm things. ठीक है, इसको एग्रावेट होगा अगर इसने कुछ भी ठंडा वंडा लिया तो. रिलीफ बाय रबिंग द चीक, या तो उसको रब करने से रिलीफ मिलता है या फिर हॉट से रिलीफ मिलता है. इसमें लिखा हुआ नहीं है बट ये होता है. ठीक है. क्राउन्स ऑफ द टीथ डिके, रूट रिमेन्स. इसमें क्या होता है, जो बंकसॉल होता है ना उसका जो दांत होता है ना, ये एनामल जिसे अपन बोलते हैं, वो डिके होने लग जाते हैं और इसकी रूट बनी हुई रहती है. ठीक है. और इसी के जस्ट उल्टा होता है फाइटोलगा, उसमें क्राउन बने रहते हैं, उसके जो टीथ होती रूट होती है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है. ठीक है. कॉफी क्रूडा क्या देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ ही है, आईसी होल्डिंग आइस कोल्ड वाटर, होल्डिंग आइस कोल्ड वाटर, रिलीफ बाय होल्डिंग आइस कोल्ड वाटर. ठीक है. प्लेंटेगो में रिलीफ मिलता है उसको, यहाँ पे इन्होंने लिखा है बेटर बाय ईटिंग. ईटिंग का मतलब होता है यहाँ पे दांत चबाता है, वो जब ऐसे चबा चबा के खाता है ना तो उसको प्रेस करना पड़ता है दांतों को, तो उससे बहुत रिलीफ होता है उसको. और बिस्मिथ में भी है बेटर बाय द कोल्ड वाटर इन माउथ. ओके. अब ये हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं असर्शन और रीजन के. इसमें क्या होता है ना, हमें फर्स्ट असर्शन होता है. असर्शन में क्या है, जो भी फर्स्ट असर्शन है वो अगर करेक्ट होगा, वैसे तो इन्होंने लिखा हुआ ही है, असर्शन करेक्ट होगा और रीजन करेक्ट होगा तो हमारा आंसर जाएगा ये. करेक्ट होगा प्लस एक्सप्लेनेशन भी ठीक होना चाहिए, मतलब जो हम असर्शन दे रहे हैं ना, फर्स्ट पॉइंट दे रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन ये है तो जाएगा ए. अगर ये दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन गलत है तो जाएगा बी. और ये सही है और ये गलत है तो जाएगा सी. और ये सही नहीं है मतलब गलत है और ये सही है तो जाएगा डी. ठीक है. तो हमें उसके अकॉर्डिंग आगे चलना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं. मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम इज प्रिफर्ड टू बेलेडोना इन स्पाज्मोडिक पेन. असर्शन. एक मिनट जस्ट. अरे आ जाए यार. ओके. ठीक है. मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम इज प्रिफर्ड टू बेलेडोना इन स्पाज्मोडिक पेन. सेकेंड इज बेलेडोना कंजेशन इज मार्क्ड एंड पेन अपेयर एंड डिसअपेयर सडनली. देखिए इसमें इन्होंने क्या बोला, मैकफॉस इज प्रिफर्ड टू बेलेडोना इन स्पाज्मोडिक पेन. इसमें जो ये होता है ना मैकफॉस, वो भी हम पेन में काम में लेते हैं स्पाज्मोडिक पेन में, और बेलेडोना वो भी हम स्पाज्मोडिक पेन में काम में लेते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब ये वाला आंसर सही है. दूसरा आता है बेलेडोना कंजेशन इज मार्क्ड और पेन अपेयर एंड डिसअपेयर सडनली. बेलेडोना के जो भी सिम्टम्स होते हैं, पेन हो या फिर कोई भी सिम्टम हो, ये अक्यूट रेमेडी है. इसके हर सिम्टम्स जो होते हैं बहुत ही फास्ट आते हैं. मतलब आपको ऐसे लगेगा, पेशेंट हमारे पास आता भी ऐसे ही है, अचानक से आ जाएगा, हमें लगेगा नहीं ये क्या हुआ, ये मतलब कल तक तो हंसता खेलता था और अभी अपने पास में आकर के बैठ गया, बोलते हैं मैम ऐसे दिक्कत है, और फिर आ गया. उसके बाद में मतलब ऐसे बोलेगा अरे मेरे को जल्दी जल्दी दवाई दो और मुझे जाना है मैम, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे करके ना, इस तरह की बिल्कुल हरिडनेस रहती है उसमें. तो उसी के सिम्टम्स भी ऐसे ही होते हैं उसके. अपेयर उसके जो सिम्टम्स आते हैं वो भी बहुत जल्दी से आते हैं और जाते भी बहुत जल्दी से, है ना. उसका जैसा नेचर होता है वैसे ही उसके सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि बेलेडोना बहुत ही हल्का फुल्का रेमेडी होती है, बिल्कुल हल्की फुल्की. उसको ज्यादा डीप जो डीप डिजीजेस वो नहीं होती है ना. तो इसलिए हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि बेलेडोना जो है वो हल्का फुल्का बंदा है, मतलब फ्रिवुलस बंदा है, तो इस वजह से उसके पेन अपेयर और डिसअपेयर सडनली हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है. और मैकफॉस और ये भी हम काम में लेते हैं स्पाज्मोडिक पेन में. दोनों सही तो हैं लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. बेलेडोना अपने आप में इंडिविजुअली ये सही है और मैकफॉस और बेलेडोना हम स्पाज्मोडिक पेन में काम में लेते हैं, ये भी दोनों सही है, लेकिन इन दोनों का ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना कि बेलेडोना अपेयर डिसअपेयर सडनली, इस वजह से मैकफॉस हम काम में ले सकते हैं, मतलब मैकफॉस की जगह बेलेड काम में ले सकते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. दोनों की अपनी अपनी मॉडलिटीज हैं, दोनों के अपने अपने इमैल्ड्रेशन और एग्रावेशन वो है, फिक्स है कि मतलब ये इस टाइम में एग्रावेट होगा. जैसे कि हमने बताया था ना आपको कि मैकफॉस है, तो मैकफॉस में क्या होता है कि इसको एक तो रबिंग सेरा मिलता है, एक इसको हॉट फर्मेंटेशन सेरा मिलता है ना, बेंडिंग डबल सेरा मिलता है. तो ये सारे मैकफॉस में होता है, जबकि बेलेडोना में थोड़ी ना होता है ऐसा. तो हम बेलेडोना इसलिए तो नहीं यूज कर रहे हैं कि भाई इसमें सेम है. और बेलेडोना का क्या है, बिल्कुल एकदम से पेन आएगा एकदम से चला जाएगा, है ना. उसमें ऐसा नहीं होता, बेंडिंग डबल से रिलीफ नहीं होता. तो दोनों बिल्कुल अलग है. तो ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत हो गया. ठीक है. Second question is assertion. Alumina is the acute of chronic disease. Alumina is the aconite of chronic disease. Sorry.
फर्स्ट सेकेंड रीजन है द ट्रीटमेंट ऑफ द ऑल क्रॉनिक डिजीज कैन बी इनिशिएटेड विद द एलुमिना विदाउट कंसिडर द सिम्टम्स टोटलिटी और एनी अदर क्राइटेरिया वॉट एवर विदाउट कंसिडर द सिम्टम्स टोटलिटी। देखिए इसमें यही चीज आकर के गड़बड़ कर गई। ये एलुमिना इज द एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एलन की नोट में यू क्यों लिखा हुआ है। एलुमिना जो होती है वो एकोनाइट का क्रॉनिक डिजीज के लिए एकोनाइट होती है। जैसे एकोनाइट में हम क्या, एकोनाइट क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, कुछ भी हुआ जल्दी जल्दी इसको प्रॉब्लम आएगा, मतलब आप समझ लीजिए सडन ऑनसेट, जैसे हमने बेलेडोना के लिए बोला ना, वैसा ही एकोनाइट में होता है, सडन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फियर ऑफ डेथ होता है। ठीक है, हमने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट रेमेडी पढ़ी हुई है। लेकिन एलुमिना जो है ना, वो उसमें सिम्टम्स वैसे ही रहते हैं, लेकिन वो अक्यूट की जगह क्रॉनिक के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, इसलिए एलुमिना को बोलते हैं एकोनाइट ऑफ द क्रॉनिक डिजीज। एकोनाइट जो है वो अक्यूट के लिए है, और ये जो है अपना एलुमिना है वो क्रॉनिक के लिए है। ठीक है, और सिम्टम्स मतलब उसका जो बिल्कुल प्रेजेंटेशन होता है वो लगभग ऐसा ही रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है एकोनाइट ऑफ द क्रॉनिक डिजीज। बट यहां इन्होंने क्या बोल दिया कि हम एलुमिना को इसलिए यूज करते हैं कि इसलिए यूज कर रहे हैं, इसलिए मतलब हमने क्रॉनिक डिजीज में हम इनिशिएट करते हैं, इसलिए एलुमिना यूज करते हैं, तो ये एकोनाइट का क्रॉनिक हो गया, सॉरी क्रॉनिक डिजीज का एकोनाइट हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कंसीडर द सिम्टम्स टोटलिटी, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग होम्योपैथ्स हैं, और होम्योपैथी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो होती है कि हमें सिम्टम टोटलिटी को मैच करना होता है। जब तक सिम्टम टोटलिटी मैच नहीं करेगी ना, तब तक हमारा आंसर गलत जाएगा, हमारे पास जो मेडिसिन आएगी वो गलत रहेगी। तो हमें हमेशा सिम्टम टोटलिटी को मैच करना ही होता है, बिना सिम्टम टोटलिटी मैच किए हम कभी भी मेडिसिन नहीं दे सकते। दैट्स व्हाई रीजन जो हो गया वो गलत हो गया, तो आंसर चला गया अपना सी। नेक्स्ट असर्शन, टाइफाइड फीवर, मतलब ये इन्होंने सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं किया, टाइफाइड फीवर हैश करके छोड़ दिया, तो इसको हम क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकंड, बैप्टीशिया इज द लो इन लो डाइल्यूशंस प्रोड्यूस अ फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज टू द बैक्टीरिया टाइफस, ये सही जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना, बैप्टीशिया इज द लो ऑफ, हाँ ये सही जाता है। इसमें क्या है, बैप्टीश, देखिए हम कर क्या रहे हैं, बैप्टीशिया जो होती है ना, उसको हम अगर बिल्कुल लो डाइल्यूशन में, लो का मतलब आप समझ रहे हैं, ये आ गया अपना, सॉरी, लो का मतलब होता है 1x 1c। इस पोटेंसी में जब हम यूज करते हैं ना, तो उस कंडीशन में हमारी जो मेडिसिन होती है ना, एज वो काम करती है, क्या बोलते हैं अपन इसको, एक होता है ना वैक्सीन की तरह काम करती है ना। तो वैक्सीन का क्या रोल रहता है, यही रहता है कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर, जो बैक्टीरिया होता है उसके अगेंस्ट, है ना। और ऐसे ही हमारी मेडिसिन काम करती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारी होम्योपैथी मेडिसिन में कुछ मतलब मेडिसिन हम एज ए प्रिवेंटिव यूज कर सकते हैं, और प्रिवेंटिव यूज करने की वजह से ही हम उसको अभी काफी लोग कर रहे हैं कि वैक्सीन को अवॉइड कर रहे हैं, वैक्सीन की जगह होम्योपैथी प्रिवेंशन मेडिसिन यूज करते हैं, उनसे उनको बेटर रहता है, मतलब उनको कभी कोई आगे कंप्लेन नहीं आई। मतलब जैसे उन्होंने काफी बार, कुछ लोगों ने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन ही नहीं लगवाया, इस चीज के लिए मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि आप ऐसा ही करें, बट मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि ऐसा करते हैं, हमारे कोलीग्स भी हैं, उन्होंने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगाया, और उन्होंने सिर्फ ये जो मेडिसिन है हमारी, वो बिल्कुल लो पोटेंसी में दिया, और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं किया, है ना। तो ये प्रैक्टिकली अभी चल रहा है ये चीजें कि हम ऐसा करते हैं तो सही जाता है। तो ये बैप्टीशिया जो है, अगर लो पोटेंसी में हम देंगे ना, तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी तो क्या होगा, वो एज ए वैक्सीन की तरह काम करेगी। तो ये वाला आंसर सही है। ठीक है, तो आंसर जाएगा ए इज फॉल्स, बी इज आर इज ट्रू। नेक्स्ट, सल्फर इज ग्रेट एंटीसोरिक रेमेडी, हम सब लोग जानते हैं ग्रेट एंटीसोरिक रेमेडी है सल्फर। ठीक है, सल्फर ऑफन हैज अ ग्रेट यूज इन बिगिनिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द सोरा केसेस। देखिए कोई भी मेडिसिन को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे सॉरिक केसेस में हमने कोई मेडिसिन दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रेट एंटीसोरिक हो गया, ग्रेट एंटी सिफिलिटिक हो गया, ग्रेट एंटी साइकोटिक हो गया। उसके पीछे जो रीजन होता है ना, एंटीसोरिक रेमेडी हमने बोला है, वो क्यों बोला है, क्योंकि उसके एंटी सोरा, ये सोरिक सिम्टम्स इसमें मिलते हैं। सोरा के जो सोरा मियाज में है ना,
उसके अपने पास में सारे के सारे उसको सिम्टम मिलते हैं, बहुत ज्यादा मैच करते हैं, दैट्स वाई हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं। हम लोग ऐसे ही यूज नहीं कर सकते कि भाई हमने बोला कि भैया ट्रीटमेंट ले लिया, सॉरी केसेस हैं तो हमने ये सल्फर जैसे उसको यूज कर दिया तो रिजल्ट हमारे अच्छे आएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन इसके जो सिम्टम्स है ना वो मैक्सिमम सॉरिक मियाज, जैसे मान लीजिए 100 सिम्टम्स हैं सोरा मियाज्म के, तो वो 90 सिम्टम्स मैच करेगी ये सल्फर, दैट्स वाई हमने इसको बोल दिया ग्रेट एंटीसोरिक रेमेडी, ठीक है। और यही रीजन है कि हम इसको इजीली मतलब जैसे भी सॉरी केसेस होता है हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, मतलब समझ रहे हैं आप, ये है जो ये है एंटीसोरिक रेमेडी है, वो है बिल्कुल सही बात है, इसको हम स्टार्ट भी करते हैं बिगनिंग ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द सॉरी केसेस में स्टार्ट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस में करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम टाइम में हम कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, कभी कभार कोई भी मियाज्मेटिक इंटरफेरेंस आ रहा है तो वो रूल आउट हो जाता है, लेकिन ये इसका रीजन जो है वो गलत है। मतलब हम ये बोले ना कि ये ग्रेट एंटीसोरिक है इसलिए है क्योंकि ये हमने ट्रीटमेंट सॉरी केसेस में ट्रीटमेंट जो है वो सल्फर ही देते हैं हमेशा स्टार्टिंग में, तो ऐसा नहीं है। हम काफी बार सल्फर नहीं देते हैं, सिंगल और कोई जो भी मेडिसिन सिम्टम टोटलिटी की बेस पे जाती है वो भी देते हैं, तो भी रिजल्ट आते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये इसलिए तो नहीं हुआ ना कि ये एंटीसोरिक रेमेडी इसलिए तो नहीं हुई कि हमने इसको स्टार्टिंग में ही सॉरी केसेस में स्टार्टिंग में सल्फर दिया, तो ये जो रीजन है ना वो इसका गलत जाता है। ठीक है, तो इसमें ये बोथ आर आंसर सही है, आंसर दोनों सही है अपनी अपनी जगह, लेकिन इसका रीजन जो है वो गलत चला जाएगा। Next assertion, it seemed probably that Ars iode, there is a remedy most closely allied to the manifestation of the tuberculosis. Clinically, reason है clinically it is advisable in tuberculosis to begin the treatment with Ars iode. देखिए, पहला इन्होंने बोला अपने को असर्शन दिया है, इट सीम प्रोबेबली दैट आर्ट्स आयोड देयर इज अ रेमेडी मोस्ट क्लोजली एलिड टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। ये सही है, आर्ट्स आयोड जो होती है ना उसके काफी सारे सिम्टम्स, काफी सारी जो प्रेजेंटेशन होता है वो ट्यूबरकुलोसिस से मिलता है, तो हम ट्यूबरकुलोसिस के जो सिम्टम्स होता है मैनिफेस्टेशन होता है ना ट्यूबरकुलोसिस का, तो वैसा आर्ट्स आयोड का ही होता है कि मतलब जैसे वो लीन थीन होता है, पेशेंट होता है, उसको कफ क्रॉनिक कफ रहता है, तो ये सारे सिम्टम्स इसमें मैच करते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है क्योंकि आर्ट्स आयोड काफी कुछ इससे मैच करती है। और रीजन इन्होंने क्या दिया है, क्लिनिकली इट इज एडवाइजेबल फॉर द इन द ट्यूबरकुलोसिस टू बिगिन द ट्रीटमेंट, इंपॉर्टेंट इज बिगिन द ट्रीटमेंट विद द आर्ट्स आयोड, ऐसा नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स इससे मैच करते हैं, अगर हमारी टोटलिटी मैच कर रही है तो हम आर्ट्स आयोड देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 2-3 सिम्टम्स मैच कर गए, हमें लगा कि मैच कर गए तो आर्ट्स आयोड दे दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में तो हम ट्यूबरकुलिनम भी दे सकते हैं, है ना। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर तो हमारे पास और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो काम करती है, लेकिन अगर सिम्टम टॉलरेबिलिटी जाएगी तो आर्ट्स आयोड जाएगी, नहीं तो ये नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो है वो सही आ गया असर्शन, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ये हमारा ट्रीटमेंट ही हम आर्ट्स आयोड से स्टार्ट करेंगे, ये गलत हो गया। तो आंसर क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है आर्सेनिक एल्बम इज शिप रेमेडी, एंटीएमक्रोडम इज हॉर्स रेमेडी, पल्सेटिला इज अ पिग रेमेडी। ये इन्होंने असर्शन दिया है, जो कि पहली बात में ही मैं आपको बता देती हूँ गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम जो होती है उसमें बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होता है, रेस्टलेसनेस होगा तो शिप हो ही नहीं सकती, वो होती है हॉर्स रेमेडी, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा रेस्टलेस होती है, बिल्कुल हॉर्स की तरह, ये जैसे हॉर्स होता है ना बिल्कुल टिकता नहीं एक जगह पे, बार में यूं टैप 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 यूं करता रहता है, ऐसा ही आर्सेनिक एल्बम का होता है। आर्सेनिक एल्बम फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है, ठीक है। तो ये आर्सेनिक एल्बम वाला गलत हो गया। दूसरा आता है एंटीएम क्रूडम। एंटीएम क्रूडम जो होती है ना काफी हद तक पिग रेमेडीज को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि एंटीएम क्रूडम क्या होता है, एक जगह पे बैठा रहता है और उसमें इंक्लाइनेशन टू फैट, बहुत ज्यादा फैटी होने का वो रहता है, मतलब वो बैठा बैठा और मोटा होने लग जाता है, तो इसलिए ये इसको पिग रेमेडी बोलते हैं। और पल्सेटिला जो है उसको शीप रेमेडी बोला जाता है। पल्सेटिला बहुत स्लो एक्टिंग रहती है,
बिल्कुल डेलिकेट टाइप की रहती है तो उसको शिप रेमेडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना असर्शन गलत हो गया। अकॉर्डिंग रीजन है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट आर्सेनिक एक्ट बेस्ट वेजिटेबल ईटिंग एनिमल देन कार्निवोरस हैव पावर टू विश्ड विथ नर्वस रेस्टलेसनेस। ये सही है ना? ये जो अपनी आर्सेनिक एल्बम होती है उसमें नर्वस रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा मिलती है, और ये जो होती है ना बेस्ट वेजिटेबल ईटिंग एनिमल्स में अच्छा काम करती है, इसका अच्छा रिजल्ट रहता है। एंटीमक्रोडम हैज टेंडेंसी टू ग्रो फैट। एंटीमक्रोडम मैंने भी आपको बताया, एंटीमक्रोडम जो होता है फैट ग्रो करता है, इसीलिए इसको अपन पिग रेमेडी बोलते हैं। पल्सेटिला टेंड टू द गेट फ्राइटेंड विथ डलनेस ऑफ इंटेलिजेंस। ये भी सही है। पल्सेटिला जो होती है ना उसमें बहुत बहुत जल्दी वो डर जाती है, और एक साथ उसमें इंटेलिजेंस की थोड़ी सी डलनेस होती है। पल्सेटिला को अगर हम कोई भी बात बोलेंगे ना तो उसको थोड़ा समझ में नहीं आता, उसको धीरे समझ आता है। वैसे बोलेंगे हाँ, आपने कुछ उसको समझाया ना, हाँ अच्छा, ऐसे है ना, ऐसा रिएक्शन रहता है उसका। तो इसका मतलब क्या होगा? डलनेस ऑफ इंटेलिजेंस। उसका इंटेलिजेंस जो लेवल होता है ना वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डल होता है, तो थोड़ी देर बाद में समझ में आती है कोई बात। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला हो गया, रीजन अपना सही हो गया। ये तीनों लाइनें सही हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गलत कर दिया। आर्सेनिक एल्बम जो था हॉर्स रेमेडी था, जो कि इन्होंने शिप लिख दिया। तो हमारा कौन सा चला जाएगा? ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं आ पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग डिफिकल्ट dentition, children are unable to digest milk. This is the characteristic symptoms of मैग्म्योर, नेट्रम्योर, आर्सेनिक एल्बम और रस्टॉक्स। ये सिम्टम जाता है मैग्म्योर का। क्यों जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। मैग्म्योर जो है ना उसका क्या होता है, ये जाता है मैग्म्योर का आंसर यहाँ पे। मैग्म्योर का क्या होता है ना, सबसे पहली चीज होती है मैग्नीशियम ग्रुप। एक बात ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम ग्रुप में हमेशा एक चीज देखी जाती है, वो होती है उसको थोड़ा सा ऐसे अपन बोलेंगे ऑर्फन, ऑर्फन फीलिंग होती है ना। ऑर्फन फीलिंग मतलब जहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं है, मम्मी पापा नहीं है। अब सिंपल सिंपल ये मैं आपको थोड़ा सा डीप में बता रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि मिल्क से एलर्जी क्यों है उसको। हमेशा उसको मिल्क से प्रॉब्लम होती है और इसीलिए वो अनेबल टू मिल्क में आता है। मैग्म्योर की ज्यादातर मैग कार्ब देख लीजिए, मैग्म्योर देख लीजिए, मैग्नीशियम ग्रुप जो होता है ना वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनमें ऑर्फन फीलिंग होती है, उनको लगता है कि हम अनाथ हैं। अब अनाथ हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स नहीं है तो उनको दूध कौन देगा? उसकी मदर नहीं है, मदर नहीं है तो मदर तो दूध देती है, नरिश कौन करता है? मदर करती है। अब मदर नरिशमेंट दे ही नहीं पाएगी, तो इसलिए उनका जो वाइडल फोर्स होता है पहले से उस चीज को रिजेक्ट कर देता है। मिलने वाला तो है नहीं, तो वो पहले ही उसको रिजेक्ट कर देता है दूध को, कि भाई रिजेक्ट। और उसको इसीलिए उसके जो फिजिकल सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा उसको दूध। तो ये रीजन रहता है। इसलिए जो मैग्नीशियम ग्रुप होता है ना वो हमेशा दूध को पसंद नहीं करता है। मतलब पसंद क्या नहीं करता, वो डाइजेस्ट ही नहीं होता उसको, ठीक है ना। अब आप ये रिपर्टरी में देख सकते हैं, यहाँ पे है रिपर्टरी के अंदर लिखा हुआ है कि जो मैग्म्योर होता है इंडाइजेशन आफ्टर स्टमक, इंडाइजेशन मिल्क आफ्टर। तो यहाँ पे अपने पास में आती है मैग्म्योर, मैग कार्ब आती है, मैग्म्योर आती है, ठीक है। आप और चाहें तो ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मैग्म्योर का, मैंने बता ही दिया। मैग्म्योर है चिल्ड्रंस हु कैन नॉट डाइजेस्ट मिल्क, कॉन्स्टिपेशन इन इन्फेंट्स ड्यूरिंग द डाइजेशन, only passes small quantity, stool naughty like sheep dung, clumping at verge of anus। ठीक है, ये मैग्म्योर का होता है। नेट्रम्योर में क्या होता है, उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है लेकिन फिर भी वो पतला दुबला रहता है, हंग्री येट लूज फ्लैश। ठीक है, हार्ट बर्न होता है, उसके अंदर पैल्पिटेशन होता है, अनक्वेंचेबल थर्स्ट होती है, स्वेट वाइल ईटिंग, खाना खाते टाइम उसको पसीना बहुत ज्यादा आता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है सॉल्ट, सॉल्ट की डिजायर होती है। जब भी आपको पेशेंट में आपको लग रहा है कुछ कुछ सिम्टम्स नेट्रम की तरफ जा रहे हैं तो आप सिंपल एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसको सॉल्ट की डिजायर है क्या, सॉल्ट की डिजायर है, दैट मीन्स वो नेट्रम में है। और कभी आपका क्वेश्चन भी आ जाए, पेपर में क्वेश्चन आ जाए उसमें सॉल्ट क्रेविंग, ध्यान रखिएगा डिजायर नहीं है, क्रेविंग है
क्रेविंग और डिजायर में क्या डिफरेंस होता है? डिजायर में बस इच्छा है, मिला तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। क्रेविंग में चाहिए ही है। तो नेटर म्योर का लिटरली ये हाल होता है कि उसको खाने में वो ऊपर से नमक डालती है ना। सब लोग नहीं डालेंगे बट वो डालेगी। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो बिना टेस्ट के डाल लेते हैं, है ना। तो ये नेटर म्योर की खासियत होती है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें अगर ये आ जाता है ना कि क्रेविंग फॉर साल्ट, तो अपन सबसे पहली मेडिसिन जाती है नेटर म्योर। फिर आता है अपना आर्सेनिक एल्बम, कैन नॉट बियर साइट एंड स्मेल ऑफ फूड। आर्सेनिक एल्बम है और हमारे एक और मेडिसिन है नक्सवामिका। ये दोनों आती है फूड पॉइजनिंग के लिए, बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इसमें देखिए आप सिम्टम देखेंगे ना, तो बिल्कुल वही सिम्टम्स हैं इसके। आर्सेनिक एल्बम और नक्सवामिका में फूड पॉइजनिंग के सारे सिम्टम्स आते हैं। उनको खाना खाने को देखते ही स्मेल आती है और उसके बाद में उसको नोजिया हो जाता है, फिर वॉमिटिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स इनमें रहते हैं। रस्टॉक्स है, रस्टॉक्स में वांट ऑफ एपेटाइट फॉर एनी काइंड ऑफ फूड विथ अनक्वेंचेबल थर्स्ट, बिटर टेस्ट। इसका जो रस्टॉक्स का टेस्ट होता है, जैसे हमको आर्सेनिक का तो पता है कि टेस्ट बिटर होता है, ये रस्टॉक्स में भी होता है। नॉजिया, वर्टाइगो, ब्लॉटेड एब्डोमेन आफ्टर ईटिंग, डिजायर फॉर मिल्क, मिल्क की इसको इच्छा होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर रहा था और यहाँ पे मिल्क की इसको इच्छा होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, सिम्टम्स मैच। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, सिम्टम्स को मैच करना है। होम्योपैथी मेडिसिन दे रखी है इन्होंने और हमको टाइम एग्रावेशन दे रखा है। होम्योपैथी मेडिसिन के साथ टाइम एग्रावेशन। फर्स्ट है अर्टिकुलर यूरेंस। अर्टिकुलर यूरेंस का जो इन्होंने दिया है हमको टाइम ऑफ एग्रावेशन। कौन टाइम ऑफ एग्रावेशन? एक्चुअली ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइम ऑफ एग्रावेशन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डिसऑर्डर या फिर अपन बोल सकते हैं इसको डिजीज। ठीक है। अर्टिकुलर यूरेंस, अर्टिकुलर यूरेंस स्किन में बहुत अच्छे काम में आती है और ये बहुत सुपरफिशियल काम में रहती है। जैसे कि आप देखेंगे ना, सुपरफिशियल कोई भी इंजरी हुई है, सुपरफिशियल कोई भी उसको जैसे मान लीजिए अपने डर्मेटाइटिस हो गया, अर्टिकेरिया हो गया, जिसमें ना अर्टिकुलर यूरेंस नाम से ये अर्टिकेरिया, तो वो बिल्कुल सुपरफिशियल स्किन पे आता है, इसका डीप नहीं जाता। तो उसके लिए सबसे अच्छी जो है, इससे कैच करेंगे अपन तो होगा सुपरफिशियल बर्न। ये सुपरफिशियल इंजरी में काम आने वाली होती है। सिकल कॉर्ड, सिकल कॉर्ड जो होता है वो आता है हमारे गैंग्रीन में काम आता है। ठीक है। कालीब्रोम, कालीब्रोम जो होती है बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी है, डीप एक्टिंग रेमेडी है, इस वजह से ये कहा जाती है फुल थिकनेस बर्न, मतलब कि ये पूरी डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस दोनों को कवर कर लेगी। सुपरफिशियल बर्न में सिर्फ एपिडर्मिस कवर होगी। ठीक है। और सिम्फाइटम, सिम्फाइटम जो होती है आई इंजरी में काम आती है। तो अब इससे अपने को मैच करते हुए देखना है कि ए में हमारा जा रहा है सुपरफिशियल बर्न, ए में सेकंड आ रहा है, तो ये और ये आएगा। अब इन दोनों में से सेकंड सिकल कॉर है, सिकल कॉर में हम देख सकते हैं गैंग्रीन है, बी में थर्ड है, तो ये आंसर अपना चला गया बी। ठीक है। ये आपका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग मेडिसिन, कॉस्टिकम, लैकेसिस, कोलोसिन, मैकफॉस। Which of the above mentions medicines are applicable in case of left-sided sciatica pain? हमने कल भी देखा था left-sided sciatica pain। लेफ्ट-साइडेड sciatica pain जो होता है, हमने कल देखा था राइट-साइडेड sciatica pain, है ना। आज ये है लेफ्ट-साइडेड sciatica pain। इसमें देखिए, ये मेडिसिन क्या है, लेफ्ट साइडेड है। ठीक है। और शियाटिका होता है इसमें राइट साइडेड, कल बताया था ना मैंने आपको। तो इन्होंने बोला अपने को लेफ्ट साइडेड शियाटिका पेन, तो इसमें से लेकेसिस को हटा देते हैं अपन। अब लेकेसिस को हटाते ही अपने पास आंसर आ जाएगा सिर्फ एक। इसमें भी ए आ रही है, इसमें भी सेकंड आ रहा है, इसमें भी सेकंड आ रहा है, तो ये तो शॉर्टकट हो गया। बाकी ओहो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको लेकेसिस को हटाया, तो हमारे पास में शॉर्ट में आंसर आ गया ए आ गया। लेकिन अब इसका एक्चुअल आंसर क्या होता है, जो लेफ्ट साइडेड sciatica पेन होता है ना, उसमें आती है कॉस्टिकम और कोलोसिन, तो आंसर जाएगा हमारा ए। ए जाएगा। इसमें कॉस्टिकम आती है, कोलोसिन आती है, जो कि लेफ्ट साइडेड sciatica में आती है, और लेकेसिस है वो राइट साइडेड sciatica है, मैकफॉस है वो उसका साइड फिक्स नहीं होता, बाकी फिर भी ये जनरली लेफ्ट राइट साइडेड कंप्लेंट्स में कवर करती है, तो राइट साइडेड इसमें sciatica भी राइट साइडेड ही होता है। वैसे एग्जैक्टली इसका एक फिक्स नहीं है, बट ये ऑल ओवर राइट साइडेड रेमेडी है, दैट्स वाई इसका sciatica भी राइट साइडेड जाता है। ठीक है।
एनी क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन हो तो आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, और नहीं तो मैं पढ़ाती रहूंगी कंटिन्यू, और मुझे लगेगा कि शायद सही चल रहा है सब कुछ। तो कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी लगे तो आप डाल दीजिए चैट बॉक्स पे, ठीक है। अब हम देखते हैं सिम्टम्स और मेडिसिन। यहाँ हमें मैच करना है सिम्टम्स को मेडिसिन से, कि कौन सा सिम्टम किस मेडिसिन को जाता है। चिल्ड्रंस एवर्जन 2, चिल्ड्रंस एवर्जन 2 जो होता है वो किस में होता है? वो होता है प्लेटिना में। प्लेटिना को बच्चों से बड़ी एलर्जी होती है, उसको बच्चे पसंद नहीं होते हैं। तो एवर्जन टू चिल्ड्रंस, ठीक है, ये एक्चुअली रूब्रिक है, तो इसको अपन पढ़ते हैं एवर्जन टू चिल्ड्रंस। कैन नॉट लुक एट ब्लड, ये हमने पढ़ा हुआ है, पता है ना, खून को देखते ही चक्कर आ जाते हैं, वो है एलुमिना। एलुमिना में जैसे ही हमने खून देखा या फिर नाइफ देखती है ना, उसको चक्कर आकर के बेहोश हो जाती है, ठीक है। अब आता है बिजनेस एवर्जन टू, और ये है टॉक ऑफ बिजनेस, टॉक्स ऑफ बिजनेस। टॉक्स ऑफ बिजनेस में हमेशा ब्रायोनिया रहेगी। ब्रायोनिया को सिर्फ और सिर्फ काम की बातें करना आता है। ये रूब्रिक एक्चुअली रिबर्टरी का बिजनेस टॉक्स करके रूब्रिक होता है ये। तो इसमें ब्रायोनिया हमेशा सिर्फ काम की बातें करता है, काम काम काम, है ना। तो ये टॉक्स ऑफ बिजनेस में हमेशा ब्रायोनिया रहती है। और एवर्जन ऑफ बिजनेस में सीपिया है, क्योंकि वो थक जाती है काम करते करते, वो बहुत ज्यादा थक जाती है, तो उसको फिर अपने जो काम होता है ना उससे बड़ा एवर्जन हो जाता है, उसको बड़ा बेकार लगने लग जाता है, वो काम करना पसंद नहीं करती है, ठीक है। अब मैच करके हम देख सकते हैं, आंसर आएगा ए, ठीक है। ए में आ रहा है हमारा सेकंड, चिल्ड्रंस एवर्जन प्लेटिनम, कैनॉट लुक ब्लड एलुमिना थर्ड, बी में थर्ड, सी में 1 और डी में 4, ओके। नेक्स्ट, in the controlled and blind trial of drug in the homeopathic drug proving protocol, who is are kept blind about the nature of drug। देखिए इन्होंने क्या पूछा अपने से, इन्होंने बोला है कि होम्योपैथी ड्रग प्रूविंग जब होती है ना, उसमें किसी को कौन है जिसको नहीं पता होना चाहिए ड्रग के नेचर के बारे में? प्रूवर, प्रूविंग मास्टर, प्रूवर और प्रूविंग मास्टर बोथ, और नाइदर प्रूवर और प्रूविंग मास्टर। तो इसका आंसर जाएगा प्रूवर। ये हमने ऑर्गेनल में पढ़ा हुआ है ना। इसमें क्या होता है, जो प्रूवर होता है उसको हम ड्रग के बारे में नहीं बताते हैं। जैसे कि मैंने भी ड्रग प्रूविंग में मैंने खुद ने एज अ प्रूवर किया था, तो हमें कुछ भी नहीं बताया गया था कि ड्रग कौन सी है, उसके सिम्टम्स क्या है, कुछ भी नहीं पता था हमको। तो हमने बस क्यों, क्योंकि हम बायस्ड नहीं होते हैं, नहीं तो हम बायस्ड हो जाएंगे, और बायस्ड हो जाएंगे तो जो सिम्टम हमें पता है ना, तो वो हम नहीं भी होंगे तो हम बताने लग जाएंगे कि हाँ हाँ ये सिम्टम भी था, ये भी था। इसलिए प्रूवर हमेशा ब्लाइंड रहता है इस चीज के लिए, उसको नहीं पता होता कि उसके साथ में उसको क्या मेडिसिन दी गई है, उसको हमने कौन सी मेडिसिन के उसमें क्या होने वाला है उसके साथ में, और उसको उसके नेगेटिव है पॉजिटिव इफेक्ट क्या आने वाले हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, ठीक है। और प्रूविंग मास्टर, उसको तो पता होना ही चाहिए। प्रूविंग मास्टर को भी अगर नहीं पता होगा तो फिर वो कैसे कंफर्म कर पाएगा कि मेडिसिन के जो सिम्टम्स बता रहे हैं प्रूवर वो सही है या नहीं है, वो उसको उससे कोरिलेट नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई प्रूविंग मास्टर को पता होना चाहिए। तो आंसर इज ए। ये इसमें पूरा लिखा हुआ है, इसका सिंगल ब्राइंडेड ट्रायल होता है, डबल ब्राइंडेड ट्रायल होता है, और लास्ट में इनको सिर्फ प्लेसिबो देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मेडिसिन दिया है। अगर पेशेंट को पता चल गया कि प्लेसिबो है तो फिर तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड भी प्रॉपर नहीं करेगा ना, क्योंकि उसको पता है पहले से कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, प्लेसिबो दिया हुआ है। तो उसको सिम्टम्स आ रहे होंगे तो भी नहीं बता पाएगा वो, क्योंकि प्रूविंग में क्या होता है, सिंगल एक डोज दी जाती है और कभी कभी 2 डोज देनी पड़ती है, और बस ज्यादा से ज्यादा 2 डोज। उसके बाद में सिम्टम्स अप्रोक्सीमेट 1 मंथ तक हम लोग देखते हैं कि भाई 1 महीने में कितना क्या सिम्टम्स है। काफी बार 20 दिन बाद भी सिम्टम आते हैं। अगर हमने उसको एसएल दिया हुआ है तो ठीक है, उसको लग रहा है कि हाँ मेडिसिन खा रहा हूँ, और अगर एसएल हमने उसको कह दिया भाई कुछ भी नहीं खा रहा, तो उसको क्या लगेगा, कुछ खा ही नहीं रहा, और खा नहीं रहा तो फिर इफेक्ट कैसे आएगा, सिम्टम्स कैसे आएंगे, है ना। इसलिए हम प्रूवर को नहीं बताते कि वो क्या है क्या नहीं है मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर हनीमैन वाइल प्रूविंग द पेरुवियन बार टुक। ये हम सब लोग जानते हैं कि जब हनीमैन सर ने, पेरुवियन बाग कौन सी है, चाइना है, चाइना यूज की थी, और ये यूक्यू ऑर्गेनल में लिखा हुआ है। तो उन्होंने चाइना का उन्होंने प्रूविंग किया था, और जब चाइना प्रूव किया था तो उन्होंने कितना यूज किया था, 4 ड्राम ऑफ चाइना वंस अ डे। एक बार सिर्फ वंस अ डे उन्होंने, आपको अभी अपन ने बोला ना मैंने आपको भी, प्रूविंग के अंदर क्या करते हैं, प्रूविंग के अंदर सिर्फ 1 डोज देता है, ज्यादा से ज्यादा 2 डोज देता है। तो उन्होंने जब मेडिसिन दिया था ना, तब उन्होंने भी 1 ही डोज दिया था और 4 ड्राम दिया था, ठीक है ना।
तो आंसर इज डी। फोर ड्राम ऑफ द चाइना वंस अ डे। ठीक है, ये एक्चुअली पहले प्रूविंग के लिए दिया गया था, फिर बाद में उन्होंने उसको वो किया था, जैसे जब वो आया था ना, पेंडेमिक आया था, तब उन्होंने इसको सबको कॉमनली मेडिसिन दिया था, तो उस टाइम में उन्होंने ओडी डोज में दिया था। नेक्स्ट, द फर्स्ट नोसोड प्रूव्ड बाय द CFS हनीमैन वाज। ये आंसर पता है? सोराइनम। सोराइनम इज अ ग्रेट एंटी सोरिक नोसोड। ठीक है, जो कि हनीमैन ने प्रूव किया था। फिर से रीजन असर्शन वाले आंसर आ गए हैं, तो एक मिनट, ये हमें देखना है रीजन असर्शन के आंसर हैं। तो इसमें हम पहले ही बता चुके, रीजन का मतलब क्या होता है, रीजन और असर्शन दोनों सही होंगे तो ए जाएगा, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में, और दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन गलत है तो बी, और ए सही है तो और आर गलत है तो सी, और ए गलत है और आर सही है तो डी। ठीक है, असर्शन, थूजा इज द किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी, बिल्कुल सही है, थूजा इज ए किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी। Second, Thuja can cure each and every kind of the warts, each and every kind of the warts at the each and every location. This is a wrong. क्योंकि इसमें क्या है, each and every kind of, पहले बात तो काइंड ऑफ वॉट्स भी नहीं है क्योंकि फ्लैट वॉट्स थूजा कवर नहीं करता है, दूसरा लोकेशन वो भी कवर नहीं करता है ना, एवरी लोकेशन बोल दिया ना इन्होंने, तो एवरी लोकेशन कवर नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा, ए सही है बी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the object of the materia medica is to formulate the symptoms registered. Object of materia medica is to formulate the symptoms registered. ये ठीक है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सिम्टम्स को हम materia medica में करते क्या है, हम जो ड्रग होती है उसके सिम्टम्स को फॉर्मुलेट करते हैं, एक उसमें एक पूरा एक materia medica है, उसमें एक मेडिसिन है, एक मेडिसिन के पूरे सिम्टम्स रजिस्टर्ड हो जाते हैं ना, तो ये सही है, और हमारा जो materia medica उसका ऑब्जेक्ट भी यही है कि हमें सिम्टम्स को उसमें रजिस्टर्ड करना है, इकट्ठा करना है। ठीक है, रीजन क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ द क्योर अ फिजिशियन try to analysis the data from the symptoms registered to match the portrait of the disease with the drug. देखिए ये वैसे अपन हम देखें तो रीजन, तो मतलब रीजन अब इंडिविजुअली सही है, द प्रोसेस ऑफ द क्योर द फिजिशियंस ट्राई टू एनालिसिस द डेटा फ्रॉम द सिम्टम्स रजिस्टर्ड। हम क्या कर रहे होते हैं, जब मेडिसिन देते हैं पेशेंट को तो पेशेंट के सिम्टम्स देखते हैं, और जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं हमारी materia medica में मैच करते हैं, यही तो होती है सिम्टम टोटलिटी। साइकोटिक आप किसके लिए बोल रहे हैं, ये सोराइनम इज नॉट अ साइकोटिक, इट्स अ सॉरिक रेमेडी। हाँ, इसका आंसर सी जाएगा, बिल्कुल सही, परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट मैं पढ़ा रही थी, थोड़ा मैंने लेट देखा आपका, सॉरी। हाँ, थूजा, हाँ वेरी गुड, थूजा इज द ग्रेट एंटीसोरिक रेमेडी। ठीक है ना, अभी हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि materia medica को मतलब materia medica का ऑब्जेक्ट क्या है, सारे जो रेमेडी है उसका सिम्टम्स को हमें इकट्ठा करना है, बिल्कुल सही है। और दूसरा हम क्यों कर रहे हैं, इस ये हम जो ये सिलेक्शन जो करते हैं ना, रजिस्टर्ड करते हैं, उनसे हम मैच करते हैं और डिजीज उसके पेशेंट की जो डिजीज होती है उससे मैच करके उसको हम रेमेडी निकाल पाते हैं और दे पाते हैं, ये भी सही है। लेकिन क्या हम ये जो materia medica का जो ऑब्जेक्ट है, क्या ये इस वजह से है, नहीं, ये हमने इस वजह से थोड़ी किया है कि हमें पेशेंट के सिम्टम्स मिलेंगे तो फिर हम उसको रेमेडी निकाल पाएंगे, ये तो हमने बाद में की ये चीजें, तो ये इसलिए किया गया कि हमें एक कंपाइल करना था, हमने जब किसी भी ड्रग को प्रूव किया तो उसके जो हमें सिम्टम्स मिले उन्हें अभी किसी कंपाइल करना था, तो इसलिए हमने एक बुक बना ली कि इसमें ये थूजा है तो थूजा के 15 पेज लिख दिए, एकोनाइट के 15 पेज लिख दिए, और इस तरीके से materia medica हमारी तैयार हो गई, और इसका यूज हमने बाद में ये किया, लेकिन ये इसका जो ऑब्जेक्ट था ना materia medica को बनाने का, वो ये नहीं था। ठीक है ना, इसलिए दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन गलत है, आंसर इज बी। नेक्स्ट,
टॉक्सिकोलॉजिकल केसेस कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय होम्योपैथिक मेडिसिन। टॉक्सिकोलॉजिकल केसेस को क्या होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन डाइल्यूशन पे काम करती है, वाइटल फोर्स पे काम करती है। ठीक है, वाइटल फोर्स का मतलब हो गया वो काम करती है हमारी डायनेमिक पावर पे काम करती है, और डायनेमिक पावर पे काम करने वाली जो मेडिसिन होती है टॉक्सिकोलॉजिकल केसेस कैसे सॉल्व करेगी? क्योंकि टॉक्सिकोलॉजिकल जो है वो कंप्लीटली पैथोलॉजिकल है। हम यहाँ से बोल सकते हैं पैथोलॉजी बोल सकते हैं या फिजियोलॉजी पे जाता है। ठीक है, मतलब फिजियोलॉजी से पैथोलॉजी क्रिएट करता है, तो ये आ गया कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक अपन बोल सकते हैं, मतलब ये फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट आता है इसका। ठीक है, जबकि हमारी जो मेडिसिन है होम्योपैथी मेडिसिन वो किस पे काम कर रही है? वाइटल फोर्स पे। वाइटल फोर्स किसको बोलते हैं? जहाँ पे डायनेमिक पावर होती है। तो डायनेमिक पावर होती है तो वो फिजियोलॉजिकल एक्शन कैसे देगी? फिजियोलॉजिकल एक्शन उसमें नहीं आता। दैट्स वाई टॉक्सिकोलॉजिकल जो केसेस होते हैं वहां पे होम्योपैथी मेडिसिन काम नहीं करती है। यहाँ पे ए हमारा गलत हो गया, ए गलत हो गया तो आंसर वैसे ही डी चला जाएगा। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। रीजन है टॉक्सिकोलॉजिकल एक्शन इज द मोर ऑफ केमिकल एक्शंस देन द डायनेमिक एक्शन। देखिए इन्होंने खुद नहीं बोल दिया, बिल्कुल सही बात है। टॉक्सिकोलॉजिकल एक्शंस जो होते हैं वो केमिकल एक्शन होते हैं, डायनेमिक नहीं होते। और होम्योपैथी मेडिसिन किस पे काम करती है? डायनेमिक पे काम करती है। तो जब डायनेमिक पे काम करती है तो फिर वो कैसे काम करेगी ना टॉक्सिकोलॉजिकल केसेस पे। और इंपॉर्टेंटली काम तो करती है बट सक्सेसफुली ट्रीटमेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है काम नहीं करती, टॉक्सिकोलॉजिकल केसेस में हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन भी देते हैं, लेकिन उसको एक बार के होल्ड करने के लिए दे देंगे, उसका जो टॉक्सिन्स है वो स्प्रेड नहीं होगा, वहीं रुक जाएगा, बट कंप्लीट क्योर नहीं हो पाता। वहां पे हमें एलोपैथी मेडिसिन भी साथ में यूज करनी पड़ती है, कभी कभी सर्जरी पे भी जाना पड़ता है, वो फिर वो अलग अलग केस पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट, बेलेडोना इज द प्रूवन प्रोफाइलेक्टिक अगेंस्ट जापानीज एन्सेफेलाइटिस। असर्शन है बेलेडोना इज द प्रूवन। ठीक है, ये ओके। प्रोफाइलेक्टिक ऑफ द जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ओके, गुड। बेलेडोना इज द विरिसिडल एजेंट टू किल द जेई वायरस। हो गया गलत, फिर वापस से वैसा का वैसा ही चला गया ना। जैसा कि आपने बोला कि ये केमिकल पे काम नहीं करती, वायरस पे काम नहीं करती, और ये क्या बोल रहे हैं कि बेलेडोना किस पे काम कर रही है? किल द वायरस। तो वायरस को किल करती ही नहीं है, ये तो हमारे डायनेमिक पावर को इंप्रूव करती है, जिससे कि डायनेमिक हमारा जो वाइटल फोर्स है वो अपने आप उसको अपनी जो बॉडी होती है ना उसको इतना पावरफुल बनाता है कि वो वहां पे काम करती है और वायरस को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। हमारी मतलब अपनी खुद की जो इम्यून सिस्टम होता है ना, हमारी जो WBCs होती है वो डिस्ट्रॉय करती है, बेलेडोना नहीं करती, क्योंकि बेलेडोना डायनेमिक एक्शन पे काम, डायनेमिक एक्शन है बेलेडोना का। ठीक है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, बेलेडोना इज अ रेमेडी फॉर इन्फ्लामेशन। सही है, बेलेडोना इन्फ्लामेशन के लिए होती है ना, बिल्कुल एंग्री बर्ड के लिए हम बेलेडोना यूज करते हैं, बिल्कुल जैसे रेड इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, ये सब होता है। तो उस कंडीशन में जो स्वेलिंग के इन्फ्लामेशन के 4 साइन होते हैं ना, रेड होता है, हॉट होता है और स्वेलिंग होती है उसमें। तो ये जो होता है ये, और पेनफुल होता है, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सब 4 साइन होते हैं इन्फ्लामेशन के, और वो होती है बेलेडोना। ठीक है, तो ये सही है। Atropine begins that active principle of the belladonna can act as a surrogate। फिर वापस से वही बात आ गई, बेलेडोना अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एट्रोपिन कहां से आ गया? एट्रोपिन तो आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि बेलेडोना तो डायनेमिक एक्शन है, और जब डायनेमिक एक्शन है तो वहां पे कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस नहीं आएगा। ओके, लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट असर्शन, द most common cause of the female sterility is failure of ovulation। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है ओवुलेशन फेलियर हो जाता है, इसकी वजह से फीमेल स्टेरिलिटी होती है। द फीमेल स्टेरिलिटी कैन रिजल्ट फ्रॉम सेल्फिंजाइटिस which in the past was common outcome of the gynecological infection। ये भी सही है। तो अब प्रॉब्लम कहां जा रहा है? प्रॉब्लम ये जा रहा है कि इसका ये रीजन नहीं है। ठीक है ना, दोनों सही है बट रीजन गलत है, तो इसलिए इसका हो गया आंसर इज बी। ठीक है, दोनों सही है ना। जो फीमेल स्टेरिलिटी होती है वो मैक्सिमम टाइम ओवुलेशन नहीं हो पाता, इस वजह से होती है, और स्टेरिलिटी में सेल्फिंजाइटिस कभी भी पहले कोई इन्फेक्शन रहा होता है इसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है? फीमेल स्टेरिलिटी के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये रीजन असर्शन का ही क्वेश्चन है। स्टेफेसैक्रिया इज द frequently indicated remedy for the honeymoon cystitis। ये बिल्कुल सही है, हनीमून सिस्टाइटिस में स्टेफ बहुत अच्छा काम करती है।
रीजन क्या है, स्टेफिस ऑल्टर द पीएच वैल्यू ऑफ द यूरिन। फिर वापस से वही वाली बात आ गई, हमने अभी बोला ना आपको कि ये डायनेमिक एक्शन है। जब डायनेमिक एक्शन है तो हमारा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, ये जो है केमिकल है या अपन पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, इनमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और ये नहीं कर सकते तो ये रीजन गलत हो गया, तो गलत हो गया तो आंसर चला जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा अपने को क्लास यहीं पे बाइंड अप करना पड़ेगा। हम नेक्स्ट क्लास जब लेते हैं तो फिर उसको आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।